कुंवर सबके हो ललना सबके, कुंवर सबके हो ललना सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, ललना सबके हो ललना सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ का जो है वो मौसम आता है जाता है, लोग अलग अलग दौर में बढ़ते जाते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है वो उनका पसंद आती है, कुछ चीज़ें छूटती जाती हैं। लेकिन एक जो चीज़ है संगीत, वो इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि संगीत जो है वो ना केवल किसी जगह किसी मिट्टी की पहचान होती है, बल्कि वो एक धरोहर होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती जाती है। लेकिन ज़माने के हिसाब से जो है वो संगीत में भी अपना अपना परिवर्तन आता गया है। लेकिन कुछ विधाएं जो हैं संगीत की, उनका कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई तोड़ सकता है या उसको कोई बदल सकता है। वो उसी रूप में लोग उसको पसंद करते हैं, और वही है भजन का या फिर जो लोकगीत होता है उनका। और उसके लिए अगर हम पहचान की बात करें तो हमारे मुजफ्फरपुर की शान है सोनू मुस्कान। इनका नाम शायद ही आप में से ऐसे कोई होंगे जो नहीं जानते होंगे, शायद ही ऐसे कोई होंगे जिन्होंने इनको नहीं सुना होगा। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति की जो है वो सक्सेस को जानते हैं, ये नहीं जानते कि वो सक्सेस पाने से पहले उसने क्या क्या संघर्ष किया। तो हमने यही सोचा कि आज हम सोनू मुस्कान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे और जानेंगे उनके उस संघर्ष की कहानी को, जिस संघर्ष के बाद उन्होंने इस मुकाम तक और इस पहचान को हासिल किया है। तो सोनू मुस्कान, हमारे फर्स्ट लुक बिहार के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। पिछले साल मदर्स डे के दिन आपने हमारे लिए गीत गाया था और उस पे हमको अच्छे खासे व्यूज़ मिले थे। और हमने देखा है कि आपकी कोई भी जो गीत होते हैं उसका चयन, उसके शब्दों का चयन हो या फिर उसके जो भाव का चयन हो, इन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान रखती हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? क्योंकि आज के संगीत जो है वो तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पॉपुलैरिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। आप अभी भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मेरी सोच ये है कि अगर हम अगर जल्दी कोई भी ख़राब गा के, मतलब फूहड़ गीत गा के एक टाइम के लिए हम हिट हो जाएंगे, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना खूब अच्छे से बजेंगे। लेकिन अगर हम अच्छा गाएंगे, अच्छे शब्दों का चयन होगा, तो वो हमेशा के लिए एवरग्रीन हो जाएगा। तो उसको हर सिचुएशन में लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ के उसके बारे में कह सकते हैं कि ये भी गीत है जो हम लोग भोजपुरी को लोग जैसा जो रिक्शा वाला अश्लीलता वैसा है नहीं। हमारी शारदा सिन्हा जी जैसी गायिका जिन्होंने भोजपुरी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, तो वैसी जो हमारी स्वर कोकिला हैं, वैसे बहुत सारी गायिका हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं। जी। तो इसी वजह से आप भी इन बातों का ध्यान रखती हैं। आप भी चाहती हैं कि संगीत की विधा जो है वो हमेशा अमर बन करके रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप बिहार प्रांत से हैं और बिहार में आप जानती हैं, जैसे शारदा सिन्हा की ही अगर हम कहानी को ले लें तो उन्होंने खुद ही बताया था कि किस तरह से उनकी सास जो हैं वो बिल्कुल दुखी हो जाती थी जब वो इस तरह की संगीत की जो है वो कार्यक्रम में जाती थी। आपके लिए भी ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी। शुरुआत से बताइए कि रुझान कैसे आया और फिर आपने कैसे कैसे इस पड़ाव को पार किया? देखिए, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को देना चाहती हूँ तो वो मेरे फादर हैं। अगर कोई भी महिला हो, चाहे वो कितनी भी सशक्त हो, एक पुरुष की जैसे महिला को भी पुरुष चाहिए और पुरुष को भी एक अच्छा घर चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए महिला की सख्त ज़रूरत होती है। और कोई ना कोई हर इंसान का गॉडफादर होता है। मेरे गॉडफादर मेरे फादर ही थे सबसे पहले। तो वो मेरे फादर 30 ईयर्स जब वो बॉम्बे में थे तो उनकी सोच बिल्कुल यहाँ से अलग थी। तो जब मैं छोटी थी, 5-6 मेरी स्टार्टिंग जर्नी है 5-6 साल की मैं जब थी, तो फिर मैंने वहाँ से गाना शुरू किया था। मेरी दोनों बहनें शौकिया गाती थी, तो उनको देख के मुझे लगता था कि मैं भी गाऊंगी तो शायद मुझे भी मेडल्स मिलेंगे, मुझे भी प्राइज़ मिलेगा।
तो बच्चे तो पहले प्राइज़ के लिए ही जाते हैं, वो मतलब लालची स्वभाव में होता है, इसको आप लालच कहें या एप्रिसिएशन कहें। तो फिर मैं गाने लगी और मेरा जो भी संगीत के प्रति लगाव था उसको मेरे पापा ने, मतलब मेरे अंदर जो एक जोश था उसको पापा ने बढ़ावा दिया। तो आप अपना श्रेय जो है संगीत के विधा में आने का श्रेय अपने पिताजी को देती हैं, और ये बात सच है कि जब तक जो, जैसे कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ विमेन बिहाइंड सक्सेसफुल मैन, वैसे ही इस बात को आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि उसी तरह से महिलाओं को भी, एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया, और इससे शायद जितने भी देख रहे होंगे उसमें ऐसे कोई पिता होंगे जिनकी बेटी को किसी भी विधा में रुचि होगी तो शायद वो और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। लेकिन फिर उसके बाद की आपकी जर्नी क्या स्मूथ थी? क्या आसानी से सीखने को मिला, या फिर जब सीखती थी तो स्कूल कैसे मैनेज करती थी? कि क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो लोग जानने लगे हैं, लेकिन पहले लोग बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ये सब तो गाना बजाना लगा रहेगा। देखिए मेरे फादर, जैसा मैंने पहले कहा, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। जब वो मैं गाने लगी तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, और मतलब परेशानी तो होती थी कि रात में जगना, और पहले का प्रोग्राम का शेड्यूल भी होता था, रात के 10 बजे 11 बजे शुरू होता था और 4 बजे 5 बजे तक चल रहा है। तो जब मैं 10th में आई तो मुझे मतलब कई बार ऐसा लगता था कि मतलब कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे फादर बोलते थे कि देखो, बड़ा करना है ना, बड़े लोगों का वो होता है ना, तो एक तरफ नहीं होगा, तुमको बड़ा बनना है तो बड़ा कुछ करना पड़ेगा, और एक साथ कई चीज़, मल्टीटास्किंग बनो, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आप मंच पर जाते हैं, अगर 5000 पब्लिक है, 1 लाख पब्लिक है, तो उसको आप संबोधन कैसे करेंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं। तो सिर्फ तो वैसी फैमिली से भी नहीं है, बहुत सारा, मैं मतलब गांव में भी लोग कहते थे, फलानमा अपना बेटी के गवावत है। तो ये सब चीज़ें मेरे से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मेरे फादर ने झेली भी हैं। ऐसा यही आपसे जानना चाह रही थी कि घर पे तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हमें अभी भी वो अवधारणा है कि नचनिया गवनिया का काम करती है, बेटी को स्टेज पर गवाता है। इस चीज़ को आपने कैसे, आपकी और आपकी पूरी फैमिली ने कैसे मैनेज किया? तो पापा ने कभी जैसे हाँ, मतलब कभी वो अपने अंदर डाला नहीं, मतलब एक कान से सुना और दूसरा कान से, अरे जब समय आएगा ना तो तुम्हारे पीछे लोग ऐसे मतलब होंगे। तो हमेशा अप्रिशिएट करना, पॉजिटिव बात करना मेरे फादर का रहा है। आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अच्छा करना है, कौन क्या बोलता है, अगर वही तुम सोचने लगोगे तो हो गया। तो बहुत सारा, और हमेशा कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि मुझे किसी चीज़ की कमी है और मैं ये नहीं कर सकती, लाइक ऐसा। तो पढ़ाई में भी वैसे ही रही, 10th किया 12th किया, तो ऐसा ही होता था मेरे साथ कि जब भी मेरा पेपर होता था और कल के प्रोग्राम होते थे, और उस दौरान मैं कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही। लेकिन कुछ मेहनत मैंने की, हम और मेरे फादर ने भी की, और ऊपर वाले ने आशीर्वाद भी दिया। बिल्कुल, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो सारी मुश्किलें कहीं ना कहीं आसान हो ही जाती हैं। बिहार के म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि बिहार की म्यूज़िक में वो मिसिंग है, और उसको पूरा किया जाना या उसके प्रति अवेयरनेस होना यहाँ के संगीतकारों में बहुत ज़रूरी है? देखिए क्या है ना कि मुझे लगता है बहुत सारा बेरोज़गारी भी है इसके कारण। लोग मतलब बहुत कम टाइम में चाहते हैं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, मैं फलाना बन जाऊं, मैं खेसारी लाल बन जाऊं। अरे खेसारी लाल यादव ने भी बहुत मेहनत किया होगा, तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। आप उसकी सक्सेस देख रहे हो, बट वो जो उसने मेहनत किया है वो आपने नहीं देखा है। तो ऐसे ही कोई खेसारी लाल नहीं बन जाता, ऐसे कोई पवन सिंह नहीं बन जाता। तो बिल्कुल। और अगर इसके बाद मैं पूछूं इसी में, जैसे कि म्यूज़िक में भी चूँकि पूरा का पूरा ज़माना बहुत बड़ी तेज़ी से बदला है टेक्नोलॉजी के बाद। पहले का जो म्यूज़िक बनाने का तरीका था, आज डिजिटल हो गया है पूरा ट्रैक, जिस तरह से अब म्यूज़िक बनाया जाता है। इस फ़र्क को आप किस नज़रिए से देखती हैं? अच्छा बदलाव है या फिर अभी भी इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक रहना चाहिए? देखिए जैसे अभी क्या है ना कि स्टूडियो में हर बजट के स्टूडियो हैं, या कहिए हर चौक पे एक स्टूडियो है। अपने मुजफ्फरपुर में 10-15 स्टूडियो हैं। तो मतलब मैंने पहले का बेरोज़गारी है, तो कुछ थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह करवा लेते हैं, म्यूजिक सिस्टम खरीद के ले आते हैं। फलाना खोला है तो मैंने भी एक दुकान खोल ली, बस ऐसा है। तो कुछ लोगों को गाना नहीं भी आता है, अगर वो पुरुष है तो ऑटो ट्यून के द्वारा उनको इधर उधर करके गा देते हैं, कुछ भी गा देते हैं।
तो ये सब चीज़ें उनको लगता है कि मैं उसमें माहिर हो जाऊंगा, मैं कलाकार बन जाऊंगा। लेकिन अब यूट्यूब के माध्यम से भी लोग कमा रहे हैं, और बहुत लोग हैं जिनकी आवाज़ सच में अच्छी है, वो स्टेज के माध्यम से कमाते हैं। और वैसे अगर ये फील्ड है, जनरली जो फैमिली है वो डरते हैं क्योंकि सब कोई अब करियर कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, सब चाहते हैं एक सेफ़ करियर मिले। ऐसे में म्यूज़िक के क्षेत्र में अगर युवा करियर ओरिएंटेड कुछ करना चाहें तो क्या ये एक सफल सेक्शन है, या फिर किस तरह की अवधारणा, जैसे आर्टिस्ट कहते हैं ना कि आप आर्ट में अगर एक्टिंग में आ रहे हैं तो आपको गलना होगा एक बीज की तरह, तभी आप पनप पाएंगे, उसी तरह आप अगर म्यूज़िक में कोई अपना करियर बनाना चाहे तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है। अगर आप खेती भी करते हो उसकी भी पढ़ाई है, तो आप गाना गाते हो तो उसके लिए भी आपको क्लासिकल सीखना मस्ट है, ताकि आप अपने जीवन को, अपने जीवन यापन के लिए अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। सरकार भी तरह तरह की अपनी वैकेंसीज़ लाती हैं, आप टीचर्स में बहाल हो सकते हो या कहीं भी, और या दूरदर्शन वगैरह के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप कमा सकते हो। तो आप में पहली चीज़ है कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको क्लासिकल सीखना भी चाहिए। ये नहीं कि सीधे आए स्टेज पर 4 गाना गा दिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं, सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी हैं, अरे मुझे 8,000 चाहिए, 10,000। हम लोग भी झेलते हैं इस चीज़ को कि हम लोग भी किसी दिन किसी महिला को अगर बुक करते हैं तो कहते हैं ना कि गाने का लूर नहीं है, लेकिन इतना डिमांड है। लेकिन क्या करेंगे, आजकल बहुत जगह ऐसा है कि यही मार्केट चल गया, मार्केट है ऐसा ही कि 4 गाने गा लिए, महिला है तो पुरुष अच्छा भी गा रहा है तो उसको नहीं सुनते हैं, महिला कैसा भी गाए, अगर वो देखने में अच्छी है तो फिर उसको सुन लेना है। कहीं ना कहीं ये भी शो बिजनेस में चला गया है, संगीत का बिजनेस में। इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि पहले जो सिंगर्स होते थे, अगर शारदा सिन्हा की ही जो आपने चर्चा की, कि आज भी छठ का पर्व या कोई भी ऐसा बिहार का जो है बिल्कुल नेचुरल, कोई लीपा पोती ना आवाज़ में लीपा पोती, ना चेहरा पे लीपा पोती, है ना। लेकिन अब की जो महिलाएं, चेहरा पे भी उतना ही ज़्यादा 4 पुट्टी का लेयर, और फिर अगर वो स्टूडियो में गा दिया उसने तो वो खुद को ही बोलेंगे कि मैं तो स्टार हो गई, और सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं है। वो आपको 6 महीना, साल भर, है ना, वो दिखता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब आपके ऊपर आते हैं कि जब एक विख्यात हो गई, आप बहुचर्चित हो गई, आपको कई तरह के पुरस्कार, कई तरह के रिकग्निशन जो हैं, सोनू मुस्कान को शहर भर में लोग जानते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है एक महिला के लाइफ में चुनौती आती है, और वो चुनौती से हम भारत की महिलाएं तो नकार नहीं सकती हैं कि परिवार और बच्चे कैसे मैनेज कर पाती हैं इन चीज़ों को, और उसके बाद अपनी संगीत की विधा को कैसे बहुत मैनेज करना पड़ता है। ये एक अलग ही ड्यूटी है और इसकी कोई ट्रेनिंग दी नहीं जाती है, तो बस मैं क्या ही बताऊं। और मुझे लगता है कि अगर मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, तभी जीवन सही ढंग से चल पाएगा, वरना आदमी, इंसान हमेशा टेंशन में ही रहेगा। तो करते हैं मैनेज हम लोग भी। अच्छा, ये जो अभी की जनरेशन है, अगर हम देखते हैं जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है हर चीज़ का, लोग बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं। यूट्यूब मिला, तुरंत उसमें हमको सक्सेस चाहिए, कुछ भी है तो तुरंत सक्सेस चाहिए। संगीत की विधा या कोई भी, जाहिर सी बात है कि कोई भी कलाकार जो है वो साधक हो जाता है अपने आप में। आज की डेट में आप देखिए ना, आपके फ़ोन में कलाकार है, मतलब स्क्रॉल करते तो एक दिन रोज़ मतलब कलाकार आपको मिलते जाएंगे। वो तरह तरह के कलाकार है। वो रील्स बना के, मतलब कुछ भी 15 सेकंड का वीडियो डाल दिया, रील्स डाल दिया, वो व्यूज़ मिल गए, मतलब कुछ भी डाल देना है। मुझे लगता है टॉयलेट जाते हैं उसका वीडियो सिर्फ शायद नहीं डालते होंगे, है ना, लेकिन लगता है बाकी सब चीज़ों का वीडियो आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि रील्स हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, मर्यादा में रहना। हम लोगों ने शुरू से एक गार्जियनशिप में रहने की आदत हो गई है, शायद हम लोग वैसे ही। ये जो डिजिटल क्रांति है उसको एक कलाकार के नज़र से आप कैसे देखती हैं? ये डिजिटल क्रांति सही है या ये जनरेशन को बर्बाद कर रही है? अब क्या बताऊँ, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ कलाकार ही नहीं है ना, इसमें आप देखिए ना, आप घर की महिलाएं हैं, खाना बना रही हैं, चलिए वो अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को रख रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, गंदगी, बिल्कुल गंदगी भी फैला रहे हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी चीज़ों को परोसना है, और कुछ चीज़ अगर किसी में बुरा दिख रहा है तो उसको आप अपने अंदर मत लें।
भोजपुरी का जैसे आपने भी बताया कि भोजपुरी के पीछे एक टैबू बन गया था कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इसमें अश्लील गाने बनते हैं, लेकिन इसमें मनोज तिवारी जैसे गायक आए और शर्मा जी जैसे गायक बिल्कुल जिन्होंने कि इस परिदृश्य को बदला है। आप भी काफ़ी हद तक इस पे जो है आपका भी इसमें योगदान काफ़ी हद तक जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी, और कितनी छवि उठने में और कितना समय लगेगा, या आपको लगता है कि नहीं भोजपुरी काफ़ी हद तक अपनी छवि साफ कर चुकी है? अब पहले से तो बीच में बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गया था, लेकिन अब देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा सुधार हुआ है। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि शादी विवाह में भी जैसे हम लोग के यहाँ भी तरह तरह के लोग आते हैं बुकिंग के लिए, तो बोलते हैं कि अब हमारे को लोकगीत गाने वाले या हाँ मतलब संस्कृति वाला गाना, वैसे विवाह शादी का होता है या जनेऊ का होता है, वैसे गायक या गायिकाओं का भी अब डिमांड बढ़ गया है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि गीत का डिमांड बढ़ा है। लोकगीत का, तो वो ये भी अच्छा है कि मतलब कि अब जो है ट्रेंड थोड़ा अलग जा रहा है, और अच्छी चीज़ों को सुनना भी चाहिए। जो हमारी लोकगीतें हैं, जो हमारी माँ गा रही हैं, हमारी नानी गा रही हैं, वो गीत है, हल्दी का गीत हो, विवाह का गीत हो, बेटी ब्याह का गीत हो, इस तरीके से भी। ऐसा अगर कोई गीत आपके मन में अभी हो जो आपको लगता हो कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप प्रस्तुत कर सकें। हमें पता है कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है अभी, लेकिन फिर भी आप आई हैं तो सब इस उम्मीद में बैठे होंगे कि आपके मुंह से ज़रूर कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो ऐसी कोई बात जो आपको लगता होगा कि हाँ ये मेरे दिल के बड़े करीब है? देखिए, विवाह गीत तो मैं वैसे नहीं गाती हूँ, लेकिन जैसे अभी जनेऊ का टाइम है तो मैं एक जनेऊ गीत रख देती हूँ। कुंवर सबके हो लालना सबके, कुंवर सबके हो लालना सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, ललना सबके हो लालना सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके, आज होत जनेऊआ कुंवर सबके। वाह, बहुत ही सुंदर। और बेशक मैं जिस तरह से आपका जो लाइव मैंने शोज़ देखा है और उसमें पब्लिक की तरफ से जो तुरंत डिमांड आना शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उधर देखिए, तो बिल्कुल ये तो है ही, जब पब्लिक सामने सब जब रिस्पॉन्ड करता है और जब वो प्रेम से हमें कहता है कि एक और गा दीजिए, तो चाहे 102 बुखार हो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब तो पब्लिक का प्यार देख के सब कुछ टेंशन वेंशन, संगीत को इसलिए तो कहा गया, बिल्कुल टेंशन वेंशन सब खत्म हो जाता है। इसी नोट पर सोनू मुस्कान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संगीत सीखा किन से, आपके गुरु कौन? मेरे गुरु जी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उस्ताद माजिद खां, वो मेरे गुरु जी हैं। मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले? जी जी जी, उन्हीं से आपने, उन्होंने से क्लासिकल मैंने उनसे सीखा है। और अगर कोई युवा देख रहे हों, वो भी संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप संगीत, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप सुने, गाएं, लेकिन कम से कम मंच पे या सार्वजनिक तौर पे उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को परोसें। मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, मतलब जो पब्लिक में है वो संगीत जो है उसकी एक छवि अच्छी बनी रहनी चाहिए, यही सोनू मुस्कान का संदेश है, जो भी युवा पीढ़ी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सोनू मुस्कान जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी सोनू मुस्कान हमारे साथ, और आपको कैसा लगा रहा हमारा ये कार्यक्रम, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, मैं हूँ निशा श्री। धन्यवाद।